नमस्कार भी सभी को। कैसे हो? अच्छे हो? घूम फिर आए? माइंड था जो आपका बर्डन था वो सारा दूर हो गया। तो मैं बताना चाहूँगा भी हमारा क्या गया था, एक टूर गया था चंडीगढ़ विधानसभा, यानी जो हरियाणा की और पंजाब की विधानसभा, वहाँ हम घूम के आए हैं। तो एक फायदा हो जाता है ऑफलाइन वाले बच्चों को भी, जैसे कोई क्लास चलती है, हम क्या कर लेते हैं, कभी टूर जाने का मन है तो हम चले जाते हैं। जैसे हम पार्लियामेंट में भी चले गए थे पिछले साल। तो ऑनलाइन वालों के लिए नुकसान है। तो बहुत अच्छा रहा हमारा टूर। तो अब हम करेंगे आगे पढ़ाई, सारा काम हो गया है। टूर की बातें यहीं तक थी, बाकी आगे देख लेंगे। तो पिछली क्लास में हमने क्या किया था, काफ़ी दिन हो गए क्लास लगे। तो क्या किया था पिछली क्लास में, फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि भाग 4A हमने पढ़े थे। हमारे जो मौलिक कर्तव्य है, कौन सा आर्टिकल था, 51A में कब जोड़े गए, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 42वां संविधानिक संशोधन के द्वारा 1976 में समिति बनाई गई थी, सरदार सवर्ण सिंह समिति, उनके जो अध्यक्ष थे। उसने कहा था भी हम 8 क्या करेंगे, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ेंगे। लेकिन वहाँ जब सरकार थी तो उसने क्या किया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा। और वर्तमान में कितने, अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं। अब कौन से देश से लिए गए हैं ये? सोवियत संघ से। तो हमारा कर्तव्य है भी हम क्या करें, जो हमारे संविधान में लिखे हुए कर्तव्य हैं उनका हम क्या करें, पालन करें, मान सम्मान करें और अपने कर्तव्य को बेखूबी निभाएं। ठीक है, तो इस वजह से ये संविधान में क्या किया गया, भाग को ऐड किया गया। जैसे आप देखते हो विभाग तो है तो 22 ही, लेकिन कुछ कहते हैं 25 है, तो 25 ऐसे हुए हैं ये। जैसे भाग 4A जुड़ गया, अब आगे आगे और जुड़े, जैसे 9 में भाग 9 है, ए है और फिर बी है। तो ऐसे ये 25 हो गए हैं। तो एक एक करके पढ़ेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे भाग 5, भाग 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट, यानी कि जो पिछली बातें आपने पढ़े, भाग 4 तक आपने जो पढ़े हैं, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4A, वो बातें ज्यादातर सैद्धांतिक रहती है। इसमें कहा कुछ जाता है, व्यवहार में कुछ होता है। लेकिन जो आप भाग 5 पढ़ोगे, इसमें सारी बातें आपको क्या मिलेगी, व्यवहार में। यानी कि संविधान का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट भाग, संविधान का सबसे बड़ा भाग भी यही है, आर्टिकल है। यानी कि बात किसके बारे में बताता है, केंद्र के बारे में, यानी कि केंद्र की जो व्यवस्था है, संघ की जो व्यवस्थाएं है, उससे संबंधित कौन सा भाग है, भाग 5। और पूछ भी लिया जाए, कई बार आ जाता है क्वेश्चन, किससे संबंधित है ये, संघ की व्यवस्था। क्योंकि हमारे क्या है, बंटवारा किया गया शक्तियों का। जैसे हमारे क्या चलता है, ऐसे है। अगर हम एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझे तो सबसे ऊपर क्या है, केंद्र सरकार, केंद्र सरकार है। उसके बाद क्या है, राज्य सरकार, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। और इसके नीचे कौन है, स्थानीय स्वशासन, यानी कि लोकल गवर्नमेंट। यानी कि सबसे ऊपर पावर सबसे ज्यादा इसकी पे है। तो ये बात किससे है, केंद्र से। यानी केंद्र के बारे में जितनी भी व्यवस्थाएं चलती है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगला जो भाग होगा, भाग 6, राज्य सरकार से है। अगर आप भाग 5 पढ़ लेते हो तो लगभग सारी व्यवस्था कहाँ मिलेगी आपको, स्टेट गवर्नमेंट में। ये अच्छे से समझ लिया तो आपके जो इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके समझ में आ जाएगा, व्यवहार में काम कैसे होता है। इसमें देखा मैं बताऊंगा कैसे कैसे, इसमें कौन कौन किस किस को हमने पढ़ना है और किस किस प्रकार से काम करते हैं, एक एक आर्टिकल को जानेंगे। और ये है सबसे बड़ा, यानी कि आर्टिकल है इसमें, आर्टिकल 52 से लेकर के 51A तक हो गया है। आगे कौन सा आ जाएगा, 52, 52 से लेकर और 151 तक आर्टिकल है इसमें। ठीक है, तो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 151 तक क्या दिया गया है, भाग 5 किससे संबंधित है, ये संघ की व्यवस्था। यानी कि संघ के बारे में बताएगा सारी चीजें। संघ में कार्यपालिका कौन है, विधान पालिका कौन है, न्यायपालिका कौन है।
अगर इसको और भी मैं अच्छे से बताऊं तो देखो इसमें कैसे बंटा हुआ है। इसमें क्या है, सरकार, सरकार के जो आप क्या देखते हो, अंग देखते हो। सरकार के कितने अंग है? 3। कार्यपालिका आर्टिकल 52 से 78 तक। इसको अगर हम बांटे आगे, सरकार के 3 अंग दिए गए हैं भी ताकि अपना अपना काम अच्छे तरीके से वो कर पाए, कोई भी एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करे। तो कार्यपालिका है, कार्यपालिका क्या करती है? जो विधान पालिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है? लागू। कार्यपालिका है। एक इसमें हम पढ़ेंगे केंद्र की, क्या? विधान पालिका, यानी कि आर्टिकल देखो 78 यहाँ आ गया है, तो 79 से 123 123 तक कौन से है? विधान पालिका। और फिर के अंदर में और क्या है? न्याय पालिका। 123 तक यहाँ आ गया है, तो आर्टिकल 124 से 147 तक, 124 से 147 तक न्यायपालिका है। देखो एक चीज और आएगी है, यानी 151 तक है, तो कुछ ना कुछ और होगा इसमें। तो वो क्या है? आपने नाम सुना होगा कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये भी इसी में पढ़ते हैं। ये है आर्टिकल 148 से 151 तक। देखो अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से समझे तो ये चीज है किसमें? भाग 5 में। संघ की व्यवस्था, ये सारे के सारे काम कहाँ होते हैं? केंद्र सरकार में। कार्यपालिका क्या काम करती है, विधान पालिका क्या काम करती है, न्यायपालिका क्या काम करती है, कैग का क्या काम है। फिर हम देखते हैं कार्यपालिका में कौन आता है। कार्यपालिका में कौन है? अगर आप पढ़े तो कार्यपालिका में आएगा, तो कौन होगा कार्यपालिका में? राष्ट्रपति। किसके बारे में पढ़ना है हमने? राष्ट्रपति क्या है? कार्यपालिका है। और उपराष्ट्रपति, और क्या है? उपराष्ट्रपति। और क्या है? पीएम, यानी कि प्राइम मिनिस्टर। और क्या है? मंत्री परिषद, मंत्री परिषद इसमें पढ़ते हैं, ठीक है ना, कार्यपालिका में। और क्या है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसको बोलते हैं, विधि का प्रथम जो अधिकारी होता है, आर्टिकल 76, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। ये कार्यपालिका है केंद्र में, जो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। एक चीज और आती है कार्यपालिका में, नौकरशाही। तो क्या आती है? जो देखो एक्चुअल में जो क्या करता है, देश में कानून को लागू करता है, यही है वो, यही चीज है जो एक्चुअल में जो कानून बना दिए जाते हैं किसके द्वारा? विधान पालिका के द्वारा। तो उनको लागू करने का काम किसका? कार्यपालिका। तो ये है। तो एक चीज लिखी नहीं है इसमें मैंने, नौकरशाही, उसके लिए क्या अलग से पढ़ेंगे हम आगे जब भी जाएंगे। आर्टिकल 312 से 323 तक जो हम पढ़ते हैं, जो यूपीएससी के वगैरह में, ठीक है ना, तो वो आगे पढ़ेंगे हम। तो कार्यपालिका में ये सामने यहाँ पढ़ेंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम? संसद। विधान पालिका में संसद, जहां पर हमारे कानून बनाए जाते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा। हमारे संसद कितने सदनीय हैं? 2। लोकसभा क्या है, इसमें कितने सदस्य होते हैं, कैसे ये बनते हैं, राज्यसभा की शक्ति क्या है, सारे इसके बारे में एक एक चीज को पढ़ेंगे। आर्टिकल पढ़ेंगे, कौन से आर्टिकल में क्या है, आर्टिकल को साथ लेके चलेंगे। इनकी क्या भूमिका है वो पढ़ेंगे, क्यों ये रखी गई, इनका क्या महत्व है, ठीक है ना। और साथ में क्या करेंगे, जो राष्ट्रपति है, जैसे अब आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इससे संबंधित आर्टिकल मिलेंगे आपको। यहाँ तक तो है ये 52 से 78, तो इससे संबंधित और भी संविधान में कहाँ कहाँ आर्टिकल है जो राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति को दिए गए हैं, तो वो आर्टिकल भी साथ में पढ़ लेंगे, ठीक है ना, एक एक आर्टिकल को, और जो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है वो भी पढ़ लेंगे। विधान पालिका में संसद आ गई, लोकसभा, राज्यसभा। यहाँ न्यायपालिका में कौन आ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। कैसे बनता है, कैसे ये काम करता है, इसकी क्या शक्तियां हैं, किस प्रकार से है, यानी न्याय का हमारा जो सारा का सारा वर्णन है। कहाँ पर? भाग 5 में, संघ की व्यवस्था में। और यहाँ पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये लिख दिया, कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये है छोटा सा समरी
भी इसमें क्या क्या हमने पढ़ना है। ये स्ट्रक्चर आपके ध्यान में आ गया होगा तो आप आसानी से कर दोगे, ठीक है ना। कई बार ये पूछ लिया जाता है, आर्टिकल कैसे पूछ ले जाते हैं, कार्यपालिका कहाँ से कहाँ तक है, विधान पालिका के आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है, न्यायपालिका कहाँ से, ये आ सकते हैं आपके मिलान कर लेने, जैसे मिलान करने में आ जाएगी यहाँ से यहाँ कहाँ तक है। हाँ, ये इनसे कम बनते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन बनेंगे राष्ट्रपति, इनके राष्ट्रपति किस प्रकार से काम करता है, उसकी क्या शक्तियां हैं, क्या पावर है, क्या आर्टिकल है, कैसे इसका चुनाव होता है, आज सब किसके बारे में जानेंगे हम, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। भाग 5 किसके बारे में, संघ की व्यवस्था, आर्टिकल 52 से 151 तक, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग किसके बारे में बताता है, संघ। संघ में यानी कि सरकार के जो 3 अंग है, यानी कार्यपालिका के बारे में आर्टिकल 52 से 78 तक क्या क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, मंत्रिपरिषद, महान्यायवादी, विधान पालिका, संसद, संसद में आगे लोकसभा, राज्यसभा। अच्छा, राष्ट्रपति दोनों में होता है, कार्यपालिका में भी और विधान पालिका में, क्योंकि संसद कब बनती है, लोकसभा, राज्यसभा प्लस में राष्ट्रपति। और कार्यपालिका क्यों बोला गया इसको, क्योंकि कोई भी कानून तब तक लागू हो ही नहीं सकता, अधिनियम बन ही नहीं सकता तब तक राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर ना करते। और न्यायपालिका हमारे सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है ना, कितने न्यायाधीश है, कैसे वो काम करते हैं, उनकी पावर क्या है, और कंट्रोलर ऑफ अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, इसकी क्या भूमिका, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, राष्ट्रपति। यहां से क्वेश्चन जरूर आता है, या तो इससे संबंधित आता है, आर्टिकल पूछ लेते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता देता हूं आपको पहले, या तो इससे संबंधित आर्टिकल पूछेंगे, या इसका पूछेंगे निर्वाचक मंडल में भाग कौन लेता है कौन नहीं लेता है, या इसकी पूछी जाएगी शक्तियां, बहुत प्रकार की जो शक्तियां दी गई है, खास करके एमरजेंसी जो पावर है वो भी यही कर लेंगे, एमरजेंसी जो पावर दी गई है वो पूछी जाएगी। या फिर पूछ लिया जाता है इसमें जो राष्ट्रपति को महाभियोग लगाया जाता है वो प्रक्रिया पूछ लेंगे कैसे क्या लगती है, या उसका जो आर्टिकल है, कई बार पूछा भी गया है, आर्टिकल 1-2 पूछा गया था, आर्टिकल 61 इससे संबंधित है महाभियोग पर, और एक आर्टिकल पूछा गया था आर्टिकल 123, इसमें क्या है, अध्यादेश। ये सारी चीजें आपको जितनी भी कंफ्यूज रहते हैं आपके बारे में, अध्यादेश क्या है, इमरजेंसी पावर क्या है, सारी अब क्या हो जाएगी क्लियर, ठीक है ना। तो इसके ऊपर पढ़ेंगे। राष्ट्रपति, तो क्या भूमिका है राष्ट्रपति की, हमारे देश में क्या है, सबसे बड़ा क्या है, जो मान सम्मान का, आदर का जो पद है वो किसका है, राष्ट्रपति का, ठीक है ना। भारत का प्रथम क्या होता है, ये नागरिक, प्रथम नागरिक, जहां पर लोकतंत्र है और संवैधानिक व्यवस्था है, वहां पर सबसे बड़ा जो पद है वो किसको माना जाता है, राष्ट्रपति को। जहां पर कौन सी शासन व्यवस्था लोकतंत्रीय है या संवैधानिक है, तो हेड ऑफ द स्टेट क्या है, राष्ट्रपति। देखो हमारे क्या अपनाई गई, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से लिया हमने ये, जब हम स्त्रोत पढ़ रहे थे तो उसमें बताया कहाँ से लिया, ये ब्रिटेन से। देखो रिवाइज हो रहा है आपके साथ के साथ, अगर अच्छे से पढ़ा आपने तो संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड से ली। तो इसमें क्या होता है, संसदीय शासन प्रणाली में 2 चीजें होती है इसमें, यानी कि 2 प्रकार की क्या होती है इसमें, कार्यपालिका, 2 प्रकार की कार्यपालिका। हमारे अध्यक्षात्मक नहीं है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली नहीं है हमारे, कौन सी है, संसदीय शासन। तो इसमें 2 प्रकार की क्या होती है, कार्यपालिका, एक को बोला जाता है नामात्र कार्यपालिका और एक को बोला जाता है वास्तविक। जैसे इंग्लैंड में है, इंग्लैंड में भी 2 प्रकार की क्या है, कार्यपालिका है, नाममात्र की और वास्तविक। नाममात्र का वहां पर कौन है, वहां का राजा, और वास्तविक कौन है, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर। इसी प्रकार से भारत में भी 2 कार्यपालिका है, नाममात्र का कौन है हमारे, राष्ट्रपति, और वास्तविक पीएम और उसका मंत्रिमंडल। तो फिर क्या इसकी कोई भूमिका नहीं है, नाममात्र का है तो ये,
तो नाम मात्र की शक्ति तो दे ही जा रही थी, तो क्या इसकी कोई भूमिका नहीं है भारत में राष्ट्रपति की? नाम मात्र का ही हो गया, तो फिर क्या इसकी कोई भूमिका नहीं रहती है राष्ट्रपति की? राष्ट्रपति की भूमिका है, देखो, हेड ऑफ द स्टेट। हेड ऑफ द स्टेट ही कौन है? राष्ट्रपति है। संसदीय शासन प्रणाली होगी, वहां पर दो व्यक्ति हो गए अलग अलग से, कैसे? एक तो होगा हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ द स्टेट यानी कि जो क्या करेगा, एक राज्य का नाम चलेगा, किसके नाम से चलेगा? राष्ट्रपति के नाम से। इंग्लैंड में क्या था, वहां पर राजतंत्र है। इंग्लैंड में क्या है? राजतंत्र है। अभी भी वहां का जो राजा का पद है वो कैसे है? पैतृक आधार पर है। हम ऐसा नहीं चाहते थे कि कोई भी एक परिवार ही सदा किस पर रहे? राष्ट्रपति के पद पर रहे, क्योंकि वो सबसे बड़ा पद है, ये सबसे सम्मानपूर्वक पद है ये। तो हमने किसको अपना लिया? गणराज्य। आप देखते होंगे हमारे क्या राजतंत्र नहीं है, बल्कि कैसा है? गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है, क्योंकि हम क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राजतंत्र में और गणतंत्र में ये फर्क होता है। राजतंत्र में पैतृक आधार पर चुना जाएगा, कौन? हेड ऑफ द स्टेट। चुना गया तो बनी जाएगा पैतृक आधार पर। और जहां पर क्या होता है? गणराज्य होता है, वहां पर क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट का क्या किया जाएगा? चुनाव किया जाएगा, या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो हमारे कैसे चुनाव होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। तो उसके बारे में समझें कैसे होता है। और एक होता है संसदीय शासन प्रणाली में कौन? हेड ऑफ द गवर्नमेंट। इनकी सरकार का मुखिया अलग होगा। सरकार का मुखिया कौन है? पीएम। और देश का मुखिया किसमें होगा? ये संसदीय शासन प्रणाली में, जहां पर देशात्मक शासन प्रणाली होती है, जैसे अमेरिका में है। हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट एक ही व्यक्ति होता है, और वो कौन है? राष्ट्रपति। लेकिन हम क्या थे? इंग्लैंड से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। तो इंग्लैंड से प्रभावित थे तो हमने कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया? संसदीय शासन प्रणाली को। राष्ट्रपति, ठीक है, क्या है? प्रथम क्या है? नागरिक, बहुत ही मान सम्मान पूर्वक आदर पूर्वक क्या रहता है? पद रहता है। लेकिन जैसे हम देखते हैं, व्यवहार में देखते हैं, तो कई बार क्या करते हैं, जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है हमको क्या नजर आती है? कमजोर नजर आती है। कई बार तो ये माना जाता है कि राष्ट्रपति क्या है? रबड़ की मोहर है, ये कैसे ही घुमा ले उसको, क्योंकि किसके नियंत्रण में रहता है वो? प्राइम मिनिस्टर, उसके मंत्रिमंडल। लेकिन फिर भी इसकी संवैधानिक आधार पर देखें, सैद्धांतिक आधार पर देखें, तो इसकी स्थिति क्या है? बहुत ही ज्यादा मजबूत है, क्योंकि संविधान ने सारी शक्तियां किसको दे रखी है? राष्ट्रपति। इमरजेंसी में आपने देखा होगा, जब भी इमरजेंसी लगेगी तो किसके पास आ जाएगी सारी पावर? राष्ट्रपति। तो हम ये कभी भी नहीं कह सकते कि राष्ट्रपति का पद वैसे ही बना रखा है, इसकी कोई भूमिका नहीं है। राष्ट्रपति की भूमिका है, तो इसलिए तो लिखा गया है। अगर भूमिका ही नहीं होती तो क्यों लिखते? ये जो संविधान सभा में सदस्य थे वो बहुत ही ज्यादा क्या रहे थे? पढ़ लिखे हुए, उन्हें सारी चीजों का ज्ञान था, सारे लगभग वकील थे। जैसे अम्बेडकर जी हो गया, बहुत सारी पढ़ के आए हुए थे, वो अलग अलग यूनिवर्सिटी, उनको पता था भी कहाँ क्या रखना है। तो संविधान जो बनाया गया है उसमें हर वर्ग को क्या दिया गया है? महत्व दिया गया है। लेकिन जब व्यवहार में लागू होता है फिर थोड़ी दिक्कतें पैदा हो जाती है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति, इसके बारे में कुछ फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं, फिर आगे इसके आर्टिकल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे राष्ट्रपति रहता कहाँ है? इसका स्थान कहाँ पर है? नई दिल्ली में है, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है। आप जब भी देखोगे राष्ट्रपति भवन बहुत ही ज्यादा क्या है? खूबसूरत है। अच्छा गार्डन मिलेगा आपको, घूमने के लिए अच्छी जगह होगी, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो बहुत सारी क्या है? सुख सुविधाएं हैं। जब भी आप देखते हो तो कहाँ बनाया गया ये? रायसीना की पहाड़ियां होती थी, रायसीना हिल्स, उसको काट कर बनाया गया था। एडवन लुटियंस होता था, ठीक है ना। राष्ट्रपति भवन स्थान क्या है इसका? जहां ये रहता है, राष्ट्रपति भवन में रहता है, कोई भी राष्ट्रपति बनेगा तो, ठीक है ना। कहाँ बनाया गया ये? रायसीना की पहाड़ी, रायसीना हिल्स के ऊपर ये बनाया गया है। जैसे आप देखते हो, जब पार्लियामेंट में हमारा टूर गया था तो वहां पर आपने देखा होगा जो पार्लियामेंट बनी हुई है, इंडिया गेट है, ठीक है ना, राष्ट्रपति भवन है, वो जो ब्लॉक है, ये आपने देखा होगा जब परेड होती है तो कितना साफ सुथरा है। वैसे तो आप दिल्ली जाओगे तो बहुत ही ज्यादा भीड़ है, प्रदूषण है, लेकिन उस तरफ जब जाते हो नई दिल्ली में तो बहुत ही सुंदर बनाए गए हैं, वहां से आने का फिर मन भी नहीं करता।
इतना जबरदस्त है वहाँ पर, ठीक है। तो रायसीना हिल्स, एडविन ल्यूटियस ब्रिटेन का था ये, इसने ये बनाए, एडविन लुटियस नाम है ये, जिसने किसको बनाया है, राष्ट्रपति भवन को बनाया। कैसे क्या था इसकी बैकग्राउंड समझ लो। क्या था, 1911 से पहले क्या थी हमारी राजधानी, कोलकाता थी। तो जब दिल्ली को राजधानी बनाया जा रहा था तो इसके लिए क्या किया गया था, वायसराय के लिए भी क्या बनाया गया, भवन। भाई वायसराय कहाँ रहेगा, पहले तो क्या बनते थे, वायसराय, क्योंकि स्वतंत्रता से पहले वायसराय बनते थे। तो इसके लिए जो निर्माण किया गया एडविन लुटियस ने किया। अब 1950 में वायसराय तो क्या हो गए हैं भाई, अब नहीं बनेगा, वो पद तो क्या कर दिया, समाप्त, यानी कि नाम चेंज करके किसका आ गया, वो वहां पर क्या रख दिया गया, राष्ट्रपति। तो इसका नाम क्या कर दिया, राष्ट्रपति भवन। पहले क्या था, वायसराय। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति होगा, वो कहाँ रहेगा, उसका स्थान का नाम है क्या है, व्हाइट हाउस। इसी प्रकार से भारत के राष्ट्रपति क्या है, कहाँ रहता है, उसका नाम है राष्ट्रपति भवन। रायसीना हिल्स पर ये बना हुआ है, एडविन लुटियस ने बनाया है, ठीक है ना। 1911 में जब बनाया जा रहा था, 32 के आसपास ये बन गया था, 1932 में। तो 50 तक वायसराय रहता था वहां पर। फिर क्या हो गया, जब राष्ट्रपति बन गए, जब भी हमारा संविधान क्या हो गया, लागू हो गया। तो लागू होने के बाद उसका नाम चेंज कर दिया और क्या रख दिया गया, राष्ट्रपति भवन। अब देखते हो भी जो राष्ट्रपति का जो भवन है वो आपने एक ही जगह देखते हो आप, कहाँ पर, ये मान के चलो ये दिल्ली है, यहाँ पर क्या है, राष्ट्रपति का निवास स्थान है, लेकिन एक जगह नहीं है। तो राष्ट्रपति आपने सुना होगा यहीं पर, हाँ ज्यादातर काम भी यही करता है राष्ट्रपति, जब भी बनेगा तो यही रहता है, यही ज्यादा काम करता है। लेकिन फिर भी अलग अलग जगह बनाए गए हैं। जैसे आप थोड़ा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, अच्छा नक्शा में देख लेना आप, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी राष्ट्रपति का क्या बनाया गया है, निवास स्थान बनाया गया है। उसको बोलते हैं द रिट्रीट बिल्डिंग, शिमला में है ये, द रिट्रीट बिल्डिंग, रिट्रीट बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश में, शिमला, शिमला के पास क्या है, निवास स्थान है। देखो जब क्या हो जाएगी, गर्मियाँ स्टार्ट होगी है, तो काम कहाँ कर सकता है वो, हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ पर क्या रहती है, ठंड रहती है, सारी सुख सुविधाएं दी गई है, ठीक है ना। फिर इसके पास में जो उत्तराखंड है, तो इसके लगता है यहाँ पर भी होता था, अब तो नहीं है, उत्तराखंड में देहरादून, जब ये एरिया देखते हो ना पहाड़ी, बहुत ही खूबसूरत है, तो वहां पर भी था, उसका नाम था राष्ट्रपति आसियाना, आसियाना। लेकिन ये 1998 के बाद क्या हो गया, ये बंद हो गया। अब राष्ट्रपति या तो यहाँ रहता है द रिट्रीट बिल्डिंग में, जब ग्रीष्म काल के लिए निवास स्थान कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, शिमला के पास, ठीक है ना। तो क्या नाम है उस बिल्डिंग का, द रिट्रीट बिल्डिंग। नई दिल्ली में रहता ही है, उत्तराखंड में बना था, देहरादून में, लेकिन अब ये बंद है, राष्ट्रपति आसियाना के नाम से इसको बोलते थे। एक और स्थान है, अगर आप कहाँ आओगे दक्षिण भारत में, आप देखोगे जब यहाँ आके, तेलंगाना मिलेगा, अब यहाँ पे राज्य आपको तेलंगाना, तेलंगाना में हैदराबाद, हैदराबाद, यहाँ पर भी क्या है, निवास स्थान है, उस निवास स्थान को बोलते हैं राष्ट्रपति नीलियम, राष्ट्रपति नीलियम। अब जहाँ क्या हो जाएगी, ज्यादा सर्दी आ गई है, तो कहाँ आ जाएगा ये, दक्षिण भारत में, क्योंकि दक्षिण भारत में एक मौसम सा रहता है, गर्मी सी रहती है, सामान्य मौसम में तो नई दिल्ली में रहेगा, ठीक है ना। अगर वहां गया हुआ है, कोई विजिट करने गया हुआ है उत्तर भारत में ऊपर, तो कहाँ ठहरेगा ये, द रिट्रीट बिल्डिंग में, राष्ट्रपति। वैसे रहता कहाँ पर है, नई दिल्ली में। अगर ज्यादा क्या आगे है, सर्द ऋतु होगी है, तो कहाँ आ जाएगा, दक्षिण भारत में, यानी कि हैदराबाद में क्या बना हुआ, जहाँ पर राष्ट्रपति नीलियम नाम से क्या है, वहां पर जगह है जिसका निवास स्थान है। तो इतने निवास स्थान है, एक नहीं है, या मान लेते हो एक ही है। हाँ ज्यादातर रहता है ये, तो ये सोचते हैं बच्चे भी एक ही जगह है, लेकिन 3 स्थान अब है, रिट्रीट बिल्डिंग हिमाचल प्रदेश में, नई दिल्ली में, ठीक है ना, और तेलंगाना में क्या बोलते हो, राष्ट्रपति नीलियम। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है भी, जो तेलंगाना में हैदराबाद में जो बना हुआ है निवास स्थान राष्ट्रपति, उसको क्या नाम दिया गया है, राष्ट्रपति नीलियम
या इसको बोलते हैं रेजिडेंसी हाउस। ठीक है, तो ये है राष्ट्रपति के निवास स्थान से संबंधित। तो अब हम देखते हैं आर्टिकल, राष्ट्रपति से संबंधित क्या है आर्टिकल। एक एक आर्टिकल को हम देखेंगे। तो पहला हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 52। इसमें क्या लिखा हुआ है, संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है। एक ही बात लिखी हुई है इसमें, क्या बात लिखी हुई है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत के लिए क्या होगा, एक राष्ट्रपति होगा, इतनी ही बात लिखी गई है इसमें। संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल। और संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है, 243, जो पंचायतों से संबंधित है, मैंने बताया भी था। ठीक है ना, तो ये फैक्ट है, आते तो नहीं है कई बार आपको, लेकिन पता होना चाहिए। जो नेट में आएगा ना क्वेश्चन, वो आएगा आपकी समझ के आधार पर। जो ये थोड़े एसएससी है या एचएसएससी है, उसमें सीधे ही फैक्ट पूछ लिए जाते हैं। लेकिन जब आप यूजीसी नेट दोगे ना, उसमें आपका देखा जाएगा समझ, भी आप में समझ कितनी है, उससे संबंधित ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फैक्ट तो आप अपने आप कर दोगे। कोशिश करो भी फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट समझने की, कॉन्सेप्ट को आप किस प्रकार से समझ पाओ, कितनी अच्छे से समझ पाओगे, फैक्ट तो अपने आप हो जाएगा, फैक्ट वाली कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा, इतना ही लिखा गया है। ठीक है, संविधान का सबसे छोटा आर्टिकल है। फिर एक आपने नाम सुना होगा, केटी शाह। केटी शाह, अच्छा ये जैसे नाम आते हैं तो पहले भी सुन रखा है, तो इससे सुनी हुई बात को वही लिख लिया करो। इसने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के ऊपर क्या कहा था, ये तो एक ऐसे चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। तो ऐसी ऐसी बातें लिख लो तो आपके समझ में आ जाएगी। संविधान सभा का ये सदस्य था, ठीक है ना। और ये जब राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो उसमें भी खड़ा हुआ था ये, जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बने तो उसमें उम्मीदवार था ये, लेकिन ये हार गया था। इसको सिर्फ बहुत ही कम परसेंटेज क्या मिले थे, वोट मिले थे। तो इसने कहा था भी आप क्या ना करो, राष्ट्रपति नाम ना दो, उसका कहना था, क्योंकि अब तो हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति बोलते हैं। ये कहता था राष्ट्रपति नाम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, संघ का प्रमुख कार्यपालिका होना चाहिए, यानी कि हेड ऑफ द स्टेट होना चाहिए, चीफ एजुकेटिव होना चाहिए। नाम इसके पक्ष में था, लेकिन इस बात को नहीं माना गया और क्या रखा गया, राष्ट्रपति। आप जो भी देखा किसके नाम से जानते हो अब, राष्ट्रपति। हाँ, हेड ऑफ द स्टेट होता ही है, लेकिन उसके साथ वो लग गई है बातें। ये चाहता था भी हेड ऑफ द स्टेट नाम ही रख दो, आप राष्ट्रपति की जगह क्या कर दो, हेड ऑफ द स्टेट, या कर दो संघ का प्रमुख कार्यपालिका, चीफ एजुकेटिव, ये भी सही था, लेकिन इसकी बात को नहीं माना गया। ठीक है, और क्या रखा गया, राष्ट्रपति। बात का ये क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। जिससे संबंधित आर्टिकल 52 से। उसके बाद है जो आर्टिकल 53, जो राष्ट्रपति को क्या बनाता है, नाम मात्र का। संविधान में ही बात क्या कर दी है, लिख दी गई है। देखो लिखा क्या हुआ है आर्टिकल में, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। देखो यहां पर क्या लग रहा है, राष्ट्रपति के पास है सारी की सारी पावर। इनके राष्ट्रपति बहुत ही ज्यादा क्या है, ताकतवर है, क्योंकि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, सारी की सारी राष्ट्रपति। लेकिन ये शब्द जुड़ने से क्या हो गया, बेचारा राष्ट्रपति क्या बन गया, नामत। सारी की सारी पावर छीन ली गई। क्या छीन ली, क्या कह दिया गया, लेकिन वह अपनी जो पावर दी गई है, जो शक्ति का प्रयोग संविधान के अनुसार समय व अपने अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, राष्ट्रपति नामात्र, क्योंकि ये शब्द जोड़ दिया गया अधीनस्थ।
अधनिष्ठ का मतलब क्या है यहाँ पर, अपनी वो शक्तियों का प्रयोग कब करेगा, जब पीएम और मंत्रिमंडल उसको सलाह देंगे, सहयोग देंगे। जब शांतिपूर्ण चल रहा है देश में, कोई इमरजेंसी की जरूरत नहीं है, तो क्या किया जाता है, जो पीएम कहता है उसके अनुसार ही राष्ट्रपति को काम करना पड़ता है। आगे आगे देखें इससे संबंधित और भी अमेंडमेंट हुए, धीरे धीरे सारी बातें आपके समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। देखिए क्यों इसको क्या बोला गया है, नाम मात्र का बोला गया है, क्योंकि ये बात तो कहाँ लिखी हुई है, संविधान में ही लिख दी गई है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 53 में, यानी कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें है, राष्ट्रपति में है। लेकिन वह अपनी शक्ति का प्रयोग होना किसके अनुसार चाहिए, संविधान, क्योंकि ऊपर कौन है, संविधान। संविधान के अनुसार ही क्या करना पड़ेगा, राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का प्रयोग करना पड़ेगा। और साथ में अपने अधीनस्थ जो अधिकारी, अधीनस्थ यानी कि जो यहाँ पर पीएम है और जो कौन है, और पीएम का जो मंत्री परिषद यानी कि मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल होता है। इसके बारे में समझेंगे डिफरेंस क्या होता है, एक मंत्री परिषद होता है, एक मंत्रिमंडल होता है, ये सारी बातें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो आर्टिकल 53 समझ गए। 52 में क्या है, भारत का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या है, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें होगी, राष्ट्रपति में नहीं तो होगी, लेकिन उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं भी तो करता है प्रयोग, और वह साथ में अधीनस्थ अधिकारियों के सहयोग से करेगा, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल 52 और आर्टिकल 53। उसके बाद है आर्टिकल 54। ये बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल, निर्वाचक मंडल से समझ गए आप क्या, यानी कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेता है। आप वोट डाल के आते हो, कभी गए हो भाई राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, चलो मैं भी वोट डाल के आता हूँ, क्या हो गया, एमपी बनेगा तब डाल के आएगा। अच्छा वोट अभी बना है, अच्छा चलो अच्छी बात है, बन तो गया। तो जो केटी शाह था, केटी शाह ने एक बात और कही थी, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा उसका चुनाव भी कैसा होना चाहिए, वयस्क मताधिकार के द्वारा होना चाहिए। जैसे आप किसका करते हो, लोकसभा करते हो, राज्यों की विधानसभाओं करते हैं। लेकिन इस बात को भी क्या कर दिया गया, नकार दिया गया, क्योंकि राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या है, मान सम्मान पूर्वक है। अब आप देखते हो जब ये चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा का होता है या राज्य विधानसभा का होता है, तो देखो कितना ज्यादा गड़बड़ियां चलती है, कितना पानी की तरह पैसा बहा जाता है। तो अगर राष्ट्रपति का भी होने लग गया ऐसी चुनाव ऐसे मताधिकार पे, तो जो पद की जो गरिमा है वो क्या हो जाएगी, वो चली जाएगी। आपने देखा होगा जब भी कई बार क्या करते हैं, सरकार की आलोचना करने के लिए कार्टून वगैरह बना देते हैं, पीएम मोदी के आते रहते हैं, कोई गाना सा लगा, कभी कैसे आएगा कभी कैसे आएगा, लेकिन कभी भी आपने राष्ट्रपति का नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत ही इसका क्या रहता है, मान सम्मान। आपने देखा कर्तव्य भी बनता है आपका, आपने देखा होगा क्या करना है आपने, जो पहला ही आपका क्या है, मौलिक कर्तव्य है, जो संस्थाएं बनी हुई है हमारी संवैधानिक संस्था है उनका क्या करो, मान सम्मान, यानी कि उसमें जो राष्ट्रपति उसका भी क्या करना है, मान सम्मान। तो क्या है, एक तो निर्वाचक मंडल है, तो इसका चुनाव कैसे होगा, एक तो अप्रत्यक्ष, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष, जिसमें जनता सीधे भागीदारी नहीं होती, जनता की कोई इसमें सीधे रूप से भागीदारी नहीं होती। लेकिन लोकतंत्र देश में जनता क्या है, सर्वोपरि है, तो जनता की तो भागीदारी चाहिए। तो क्या बनाने के लिए, हेड ऑफ द स्टेट बनाने के लिए, तो इसके लिए क्या होता है, तो इसमें निर्वाचक यानी कि चुनने वाले कौन है, वोट कौन डालता है, उसके बारे में तो हम दो चीजें बना लेते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, एक तो बना लेते हैं भी भाग लेने वाले, भाग लेने वाले सदस्य, और एक है भाग न लेने वाले। मैं दोनों ही बता दूंगा आपको, भाग कौन लेता है और भाग कौन नहीं लेता है।
फिर आपकी मर्जी है कौन सा आपने याद रखना है इसमें से, ठीक है। तो फिर इसमें भाग कौन लेता है? पहला, संसद हमारी क्या है? संसद। संसद में जो सांसद होते हैं, संसद में जो सांसद जो एमपी बनते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य है। यानी कि संसद में और राज्यों की विधानसभाओं में केवल और केवल निर्वाचित किए हुए सदस्य ही क्या लेते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको बात, ठीक है। तो अब खोल के बता देते, यानी कि संसद, संसद के दोनों सदनों, संसद के दोनों सदन, दोनों संसद कौन से हो गए? राज्यसभा प्लस में लोकसभा। दोनों सदनों के क्या याद रखना आपने? निर्वाचित सदस्य है। क्योंकि आपने देखा होगा संसद में मनोनीत भी होते हैं, लेकिन मनोनीत भाग नहीं लेते। एंग्लो इंडियन भी होते थे, वो भी भाग नहीं लेते। वो तो चलो अब तो हटा ही दी गई है। 104 संविधान संशोधन 2020 में किया गया और वहां से उनका पद को क्या कर दिया गया है, यानी कि वो क्या कर दिए, एक बार हटा दिए गए हैं। लेकिन अभी भी क्या है, मनोनीत होते हैं कहाँ पर? राज्यसभा में, जो 12 सदस्य हैं, लेकिन वो भाग नहीं ले सकते। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य ये भाग लेते हैं। और कौन लेता है? राज्य, राज्यों की विधानसभाओं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यानी कि आपने देखा होगा एमएलए भी बनते हैं। राज्य की क्या है? विधानसभाएं। कितने राज्य हैं वर्तमान में? कितने राज्य हैं? 28। तो 28 के 28 में क्या मिलेगी आपको? विधानसभा मिलेगी। जैसे पंजाब की विधानसभा होगी, हरियाणा की विधानसभा है, सभी राज्यों की क्या है? विधानसभा है। 28 राज्य है। पहले इसमें एक चीज नहीं थी, जो दिल्ली और पांडिचेरी, वो भाग नहीं ले सकते थे। लेकिन क्या कर दिया गया, 70वां संशोधन किया गया, संशोधन किया गया 1992 में। इसके बाद क्या होने लग गया, दिल्ली प्लस पांडिचेरी, आप जो पुदुचेरी जिसको बोलते हैं, पांडिचेरी, इसमें भी जो निर्वाचित सदस्य हैं विधानसभा के, वो क्या लेते हैं? भाग। आपने देखा होगा हमारे क्या 8 यूटीज है, अब क्या 8 यूटी है। तो उन 8 यूटी में से 2 में क्या मिलती है आपको? विधानसभा मिलती है, दिल्ली में और पांडिचेरी, यानी कि यहाँ पर सीएम बनते हैं। सीधी सी बात अगर मैं कहूँ तो, औरों में नहीं बनते। तो यहाँ पर दिल्ली और पांडिचेरी में क्या बनते हैं? सीएम। तो वो भी क्या ले सकते हैं? भाग ले सकते हैं। कब? 70वां संविधान संशोधन के दौरान 1992 के बाद। तो ये तो कौन है जो भाग लेते हैं? संसद के दोनों सदनों कैसे सदस्य है? निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं आएंगे। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य 28 राज्यों के प्लस दिल्ली के और हो गए 2, यानी कि 30 विधानसभाएं होगी टोटल, ठीक है। तो ये क्या लेते हैं? भाग लेने वाले सदस्य। ये क्या है? राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। अभी एक साइड ये लिख लेते हैं, भाग कौन नहीं लेता? भाग कौन नहीं लेगा? जो संसद में कौन से सदस्य है? मनोनीत सदस्य है। ये भी तो पूछ सकता है, ये एग्जामिनर होगा। भाग ना लेने वाले सदस्य, यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल, भाग ना लेने वाले सदस्य कौन से? यह ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है। ये तो भाग लेने वाले हो गए और ये भाग ना लेने वाले। मनोनीत सदस्य नहीं हो गए, जैसे क्या थे, ये चुने जाते हैं जो 12 जो मनोनीत किए जाते हैं, इसलिए नहीं लिए जाते क्योंकि उनको जो करता है, मनोनीत कौन करता है? राष्ट्रपति। और जब क्या किया जाएगा, लेकिन महाभियोग जब लगता है ना, फिर उसमें वो वोट डाल भी सकते हैं, सुन नहीं सकते, लेकिन महाभियोग के द्वारा क्या लिए जा सकते हैं? वो वोट कर सकते हैं। महाभियोग में उसमें छूट दी गई है। तो इसलिए नहीं मनोनीत क्या किया गया है, इनको इसलिए हटाया गया अभी, ताकि उनको तो कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। हम चाहते थे जो हेड ऑफ द स्टेट होगा
वो कैसा होना चाहिए, जनता के द्वारा कहीं ना कहीं उनमें भागीदारी हो, क्योंकि हम इनको क्या करते हैं, चुनते हैं, एमपी को चुनते हैं, एमएलए को चुनते हैं, फिर यही क्या करे, हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव करे, क्योंकि जो मनोनीत किए जाते हैं उसमें जनता की कोई भागीदारी नहीं होती। उसमें तो क्या होता है, जो इसमें साहित्य में अच्छा काम कर रहा है, कला में अच्छा काम किया है, विज्ञान में अच्छा काम किया है, उनको क्या किया जाता है, मनोनीत किया जाता है। तो इसमें जनता की भागीदारी नहीं होती। तो चाहते थे हम जिसमें जनता की भागीदारी है वही क्या करे, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में भाग ले। और आपने देखा होगा कई राज्यों में क्या बनती है, विधान परिषदें भी बनती है। तो इसमें कौन भाग नहीं लेता, राज्यों की विधान परिषद के सदस्य, जैसे ऊपर क्या है, संसद और संसद के क्या है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार से राज्यों के लिए विधान मंडल है, उसके भी क्या है, 2 सदन हो सकते हैं, एक तो विधानसभा और एक विधान परिषद। बहुत सारे राज्यों में तो क्या है, विधानसभा है, एक ही सदन है, लेकिन 6 जो राज्य है उसमें क्या है, विधान परिषदें हैं। विधान परिषदें हैं जैसे यूपी में है, बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है और आंध्र प्रदेश में है। गुजरात में नहीं है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। ऐसे याद रख सकते हो, जैसे नॉर्थ में है जैसे यूपी और बिहार। अगर आप ना कोशिश किया करो मैप के हिसाब से चीजें याद रखने की। अगर आप मैप अच्छे से देख लेते हो ना, तो फिर आपकी चीजें बहुत सारी आसानी हो जाएगी पढ़ने में। फिर उसके नीचे आ जाती है बीच सी में महाराष्ट्र और कर्नाटक। कर्नाटक का चलो थोड़ा किसमें चला गया है, कर्नाटक दक्षिण में। और क्या आ गया है, आंध्र प्रदेश और 2014 में जो बना नया राज्य है तेलंगाना। तो इन राज्यों में क्या है, विधान परिषदें हैं। तो ये क्या नहीं लेती, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेती। और लिख लो आम जनता। आम जनता डायरेक्ट नहीं लेती, आप ये बात याद रखनी है, डायरेक्ट वोट नहीं डालती है। वो क्या करती है, पहले एमपी एमएलए को चुनती है, फिर वो जाके किसको चुनते हैं, राष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, तो भाग लेने वाले और भाग ना लेने वाले। आर्टिकल कौन सा ये, आर्टिकल 54। तो कौन कौन भाग लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के कौन से सदस्य है, ये शब्द याद रखना आपने, निर्वाचित सदस्य है, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है। और 17वां संविधान संशोधन के बाद दिल्ली और पांडिचेरी के जो क्या है, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, वो भी किसमें वोट डाल सकते हैं, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में। तो एक बात बताओ मेरे को, ये क्या कर रहे हैं, वोट डाल लेंगे। अब ऐसा हो सकता है भी, मान के चलो आप हरियाणा से हो तो हरियाणा को ही ले लो। अच्छा, राष्ट्रपति का चुनाव होना था और हरियाणा में क्या लगी हुई है, इमरजेंसी लगी हुई है। हरियाणा में क्या लगी हुई है, इमरजेंसी, यानी कि आपातकाल है, आपातकाल लगा हुआ है। और आपातकाल लगने से क्या हो जाता है, तो वहां की विधानसभा भंग है। अब राष्ट्रपति क्या होना है, चुनाव। तो फिर क्या होगा, तो क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा, क्या राष्ट्रपति का चुनाव रोक दिया जाएगा, या राष्ट्रपति का चुनाव ये देखेंगे पहले विधानसभा जाने दो फिर करेंगे, या चुनाव करा लिया जाएगा। अगर मान के चलो विधानसभा भंग है, तो विधानसभा भंग है तो हरियाणा का तो एक भी एमएलए वोट नहीं डाल सकता। तो को पता विधानसभा भंग ही है तो एमएलए कहाँ से बनेंगे। तो फिर क्या होगा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या राष्ट्रपति का चुनाव होगा या नहीं होगा, फिर हाँ या ना में जवाब देते बस। होगा, ये बात रखना, क्या होगा, राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित समय में होगा, क्योंकि विधानसभा से बढ़कर है कौन, राष्ट्रपति। क्योंकि इसके नाम से तो पूरा क्या चलता है, देश चलता है। इससे तो सिर्फ क्या चले, राज्य, उसमें तो चलो इमरजेंसी लगी तो संसद फिर भी कानून बना देगी। तो हेड ऑफ द स्टेट का चुनाव नहीं रुक सकता, चाहे किसी भी राज्य में क्या हो, विधानसभा भंग हो। विधानसभा ही भंग है तो एक भी नहीं डालेगा। नहीं, जो करंट में बने हुए हैं
वही तो वोट डाल सकते हैं। जैसे अब राष्ट्रपति का चुनाव होगा, उस समय जो एमएलए है वही वोट डालेगा। ये दोनों तो फिर बहुत सारे हो गए हैं, नहीं डाल सकते। सिर्फ कौन से जो समय करंट में क्या है निर्वाचित है वही डालेंगे। ऐसे तो फिर भीड़ लग जाएगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। या तो कोई पूरी की पूरी विधानसभा ही भंग हो, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। या कई बार क्या होता है राज्यों में क्या हो जाते हैं पद खाली हो जाते हैं एमएलए के, तो फिर भी नहीं अभी चलो उसको भरेंगे फिर राष्ट्रपति के चुनाव में करेंगे, ऐसा नहीं है। ये कर दी गई व्यवस्था 11वें संवैधानिक संशोधन में, ठीक है ना। 11वां संशोधन किया गया 1961 में, और इसमें कह दिया गया अगर राष्ट्रपति का चुनाव होना है या उपराष्ट्रपति का भी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों के जोड़ दिया गया। अगर किसी राज्य की विधानसभा किसी भी कारण से क्या है भंग है, तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुक सकता, तो राष्ट्रपति का चुनाव जरूर होगा, ठीक है। तो ये था आर्टिकल 54। बाकी करेंगे कल, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आगे जो इसकी पद्धति है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बहुतों को समझ में नहीं आती है। ध्यान से सुनना है कि कैसे उसका चुनाव किया जाता है, एमएलए की वोट की वैल्यू कैसे निकलती है, एमपी के वोट की वैल्यू कैसे निकलेगी, राष्ट्रपति को कितना कोटा चाहिएगा। तो बहुत ही सारी क्या है एक जटिल सी प्रक्रिया है। तो कल आना ठंडे दिमाग से, ठीक है। तो बाकी करेंगे कल। तो एक बार देख लेते हैं क्या पढ़ा हमने। राष्ट्रपति आर्टिकल 52, इसमें क्या है भारत का क्या होगा एक, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53, इसमें क्या है संघ की कार्यपालिका शक्ति तो किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति। लेकिन उसका प्रयोग कैसे करेगा, संविधान के अनुसार अपने अधीनस्थों के सहयोग से वो क्या करेगा, प्रयोग करेगा। और आर्टिकल 54 में निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के ऊपर कई वीडियो बनेगी या कई लेक्चर होंगे, तो क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। और आपको ये पता भी होना चाहिए। तो बाकी करेंगे, अगर इसमें से किसी ने कुछ पूछना तो पूछो।